एलएलबी पांचवा सेमेस्टर कराधान विधियाँ। भारत में आयकर विधि का ऐतिहासिक विकास का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ इनकम टैक्स लॉ इन इंडिया। भारत में आयकर का संक्षिप्त इतिहास। भारत में आयकर का इतिहास सन 1860 से प्रारंभ होता है। सन 1857 के सैनिक विद्रोह के परिणाम स्वरूप हुई हानियों की पूर्ति हेतु सर जेम्स विल्सन ने कर लगाया। सन 1860 में आयकर भारतीय कर व्यवस्था का स्थायी रूप बन गया। सन 1886 में आयकर अधिनियम बनाया गया और यह सन 1917 तक लागू रहा। तत्पश्चात सन 1918 में एक नया कर अधिनियम बनाया गया। इसके बाद सन 1922 में एक नया आयकर अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम में भी अनेकों संशोधन किए गए, जिनके परिणाम स्वरूप ये बहुत जटिल हो गया। इसे सरल और स्पष्ट करने हेतु सन 1956 में भारतीय सरकार ने इसे विधि आयोग के सुपुर्द कर दिया। इसके अतिरिक्त केंद्रीय सरकार ने निर्धारित रीतियों की कठिनाइयों तथा कर चोरी को न्यूनतम करने के लिए सुझाव देने हेतु एक कमेटी नियुक्त किया। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सन 1959 में दी। विधि आयोग और कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर वर्तमान आयकर अधिनियम सितंबर 1961 में लोकसभा द्वारा पास किया गया। यह अधिनियम 1 अप्रैल सन 1962 से लागू किया गया। यह संपूर्ण भारत, जम्मू और कश्मीर सहित में लागू होता है। इस अधिनियम में भी अनेक बार संशोधन हो चुका है और परिणाम स्वरूप वर्तमान आयकर अधिनियम की भी अत्यधिक जटिल हो गया। इसे सरल और स्पष्ट बनाने हेतु सुझाव देने के लिए जून 1977 में एक कमेटी नियुक्त की गई और कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भी दे दी है, परंतु अभी तक इसके सुझावों को पूरी तरह क्रियान्वित नहीं किया गया है। भारतीय आयकर अधिनियम 1961 पूर्ण या निःशेषीय अधिनियम है। इसी संदर्भ में कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स बनाम ट्रिब्यूनल ट्रस्ट (RTR) 2141 के बाद में प्रिवी काउंसिल ने निर्धारित किया कि यह अधिनियम पूर्ण रूप से करदाता के आभारों और उपायों को परिभाषित करता है तथा करदाता के लिए खुले सब उपचार, चाहे वह कर निर्धारण के प्रति अपील या प्रतिदान के लिए दावे से संबंधित हो, इस अधिनियम की चहारदीवारी के अंदर पाए जाते हैं। यह दृष्टिकोण भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 293 से मेल खाता है कि अधिनियम के अधीन किया जाए किस प्रकार का कर निर्धारण पास या रूप भेदित करने के लिए कोई वाद किसी व्यवहार न्यायालय में नहीं लाया जाएगा। ये स्वयं अधिनियम ही है जो उपचार रीति, वह रीति जिसमें कि उसको प्रवृत्त किया जाएगा, दोनों ही विहित करता है और इस अर्थ में अधिनियम पूर्ण है। वेतन शीर्षक के अधीन कौन सी आय सम्मिलित की जाती है? आयकर के अधीन वेतन से आप कौन सी कटौतियाँ मान्य हैं? स्टेट द डिफरेंस इनकम टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ सैलरी, व्हाट डिडक्शन आर अवेलेबल फ्रॉम दिस सैलरी इनकम। वेतन धारा 15 के अनुसार निम्नलिखित आय को वेतन के शीर्षक के अंतर्गत आय के योग्य माना जाएगा। किसी नियोजक या भूतपूर्व नियोजक के गत वर्ष में निर्धारित द्वारा प्राप्त वेतन, चाहे वास्तव में प्राप्त हुआ हो अथवा नहीं, कोई वेतन जो निर्धारित को प्राप्त नहीं है अथवा प्राप्त होने से पहले ही उसके नियोजक के द्वारा या उसकी ओर से गत वर्ष में अदा किया गया या अनुज्ञात किया गया है। वेतन की कोई बकाया रकम जो कि निर्धारित को गत वर्ष में उसके वर्तमान नियोजक अथवा भूतपूर्व नियोजक के द्वारा या उसकी ओर से अदा या अनुज्ञात किया गया है। यदि इस बकाया रकम पर पिछले गत वर्ष में आयकर नहीं लगा है, इस संबंध में उत्पन्न होने वाले किन्हीं संदेहों के निवारण के लिए धारा 15 के साथ एक स्पष्टीकरण जोड़ दिया गया है, जो इस बात को स्पष्ट करते हैं कि जहां वेतन जो कि अग्रिम रूप में अदा किया गया है निर्धारित के किन्हीं गत वर्ष की आय में शामिल कर दिया गया है, तो बाद में उस वेतन के प्राप्त होने पर उसको कुल आय में पुनः शामिल किया जाएगा। वेतन का अर्थ धारा 15, 16 तथा 17 के उद्देश्य के लिए वेतन शीर्षक के अंतर्गत निम्नलिखित प्राप्तियां अनुलाभ सम्मिलित किए जाते हैं। पारिश्रमिक वेजेस, कोई वार्षिक या निवृत्ति वेतन, एनी एन्युटी और पेंशन, कोई ग्रेच्युटी, एनी ग्रेच्युटी। वेतन या पारिश्रमिक के स्थान पर प्राप्त कोई लाभ, अनुलाभ, कमीशन या शुल्क, एनी फी, कमीशन, प्रिस्क्विस्ट एंड प्रॉफिट ऑफ प्रॉफिट एंड लीव इन एडिशन टू एनी सैलरी और वेजेज, कोई अग्रिम वेतन, एनी एडवांस सैलरी, अवकाश न लेने के बदले में कर्मचारी को प्राप्त कोई राशि, किसी कर्मचारी को मान्यता प्राप्त भविष्य निधि के शेष में दी गई वार्षिक वृद्धि, नियोजन द्वारा 12% से अधिक योगदान तथा 12% से अधिक दिया गया भविष्य निधि पर ब्याज, किसी कर्मचारी की अमान्य भविष्य निधि में मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में हस्तांतरित की गई करारध्येय राशि। आयकर आयुक्त बनाम BR राजरत्नम (RTR) 1900 के बाद में निर्धारित किया गया कि अग्रिम वेतन के अतिरिक्त नियोजक द्वारा ऋण के रूप में दिए गए अग्रिम भुगतान को माना गया। कटौतियां नियोक्ता द्वारा स्वयं अथवा कर्मचारी के निर्देश पर वेतन से भी प्रोविडेंट फंड में कर्मचारी के अंशदान की राशि, नियोक्ता के मकान में रहने की दशा में किराए की राशि, नियोक्ता से प्राप्त ऋण के ब्याज तथा मूलधन की किस्त की राशि तथा कर्मचारी के बीमा के संबंध में प्रीमियम राशि आदि को काटा जाता है। ये वेतनों से की जाने वाली कटौतियां हैं। वेतन वर्ष में कर योग्य वेतन की गणना आयकर अधिनियम की धारा 16 के अंतर्गत
दी गई कटौतियों को घटाने के बाद की जाती है। ये कटौतियाँ निम्न है। प्रमाणित कटौती अधिनियम की धारा 16 के अंतर्गत यह कटौती प्रत्येक वेतनभोगी कर्मचारी को, चाहे वह किसी भी पद पर हो, पेंशन या ग्रेच्युटी वाले करदाता को दी जाती हैं। यह अनिवार्य कटौती के अंतर्गत आती है जो प्रत्येक दशा में हर वेतनभोगी कर्मचारी को प्रदान की जाती हैं। यह कटौती विदेश से प्राप्त वेतन के संबंध में भी दी जाती है, परंतु इसके लिए ऐसे वेतन भारत में भी वेतन शीर्षक के अंतर्गत कार्य योग्य होना चाहिए। यदि करदाता दो कंपनियों से वेतन प्राप्त करता है तो उसे दोनों वेतनों के लिए दो प्रमाणित कटौतियाँ नहीं दी जाएंगी। CIT बनाम मोहन राव 1997-93 टैक्समैन ITR 72। इस कटौती के लिए वेतन की आशय सकल वेतन से है जिसके मूल वेतन, पेंशन, फीस, कमीशन और लाभ भत्ते आंशिक कर मुक्त भत्तों का कार्य योग्य भाग वेतन के स्थान पर लाभ अग्रिम या बकाया वेतन, प्रमाणित प्रोविडेंट फंड में नियोक्ता का 12% से अधिक अंशदान तथा फंड 12% की दर से अधिक दर का ब्याज, प्रमाणित प्रोविडेंट फंड के हस्तांतरित शेष में कर योग्य आदि सम्मिलित है। मनोरंजन भत्ता, एंटरटेनमेंट अलाउंस। मनोरंजन भत्ता अधिनियम की धारा 16 के अनुसार यदि किसी कर्मचारी को उसके नियोक्ता द्वारा स्पष्ट रूप से कोई मनोरंजन भत्ता दिया जाता है, प्राप्त भत्ते की संपूर्ण राशि सर्वप्रथम कर्मचारी के वेतन शीर्षक की आय में जोड़ी जाएगी। उसके बाद निम्नलिखित प्रकार की कटौती प्रदान की जाएगी। यदि सरकार से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी को मनोरंजन भत्ता विशिष्ट रूप से दिया जाता है तो उसके वेतन का 1/5 के समतुल्य राशि अथवा 5,000 रुपये अनुज्ञात किया जाएगा। यहाँ वेतन से तात्पर्य उस वेतन से है जिनमें कोई भत्ता, लाभ अथवा अनुलाभ शामिल न हो। गैर सरकारी कर्मचारी को भत्ता के रूप में अनुज्ञेय कटौती 01 से 04/2002 से समाप्त कर दिया गया। अधिनियम की धारा 16 के अंतर्गत वेतन शीर्षक के अंतर्गत आय की गणना करने में निर्धारित द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 278 क्लास 2 के अर्थ में नियोजन पर किसी विधि के अंतर्गत लगाए गए कर की अदायगी में भुगतान की गई रकम कटौती के रूप में अनुज्ञात की जाएगी। आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत कौन आयकर प्राधिकारी है? इन प्राधिकारियों की अधिकारिता, शक्तियों और कार्य की विवेचना कीजिए। आयकर प्राधिकारी धारा 116 से 138। इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए आयकर प्राधिकारी की निम्नलिखित श्रेणियां हैं। धारा 116 प्रत्यक्ष करों का केंद्रीय बोर्ड, आयकर प्रमुख निदेशक अथवा आयकर मुख्य आयुक्त, आयकर निदेशक अथवा आयकर आयुक्त अथवा आयकर आयुक्त अपील, आयकर अतिरिक्त निदेशक अथवा आयकर अतिरिक्त आयुक्त अथवा आयकर अतिरिक्त आयुक्त अपील, आयकर संयुक्त निदेशक अथवा आयकर संयुक्त आयुक्त, आयकर उप निदेशक अथवा आयकर उपायुक्त अथवा आयकर उपायुक्त अपील, आयकर अधिकारी, कर वसूली अधिकारी, आयकर निरीक्षक। ये उल्लेखनीय है कि आयकर आयुक्त या अपील और आयकर आयुक्त या अपील उप आयुक्त, आयकर आयुक्त या उप आयुक्त न्यायिक प्राधिकारी हैं। अपीलीय प्राधिकारी भी न्यायिक प्राधिकारी हैं, किंतु ये धारा 116 के अंतर्गत आयकर प्राधिकारियों में शामिल नहीं किया गया है। आयकर प्राधिकारियों का क्षेत्राधिकार धारा 120 से धारा 120 के अनुसार बोर्ड को आयकर प्राधिकारियों को शक्ति और कार्य देने की शक्ति प्राप्त है। आयकर प्राधिकारी उन शक्तियों का प्रयोग करेंगे और उन कार्यों को संपन्न करेंगे जो बोर्ड द्वारा उन्हें दी जाएंगी। बोर्ड किसी अन्य आयकर प्राधिकारी को अपने सहायक प्राधिकारियों को शक्ति और कार्यों के संपादन हेतु निर्देश देने के लिए प्राधिकृत कर सकता है। बोर्ड प्रमुख निदेशक अथवा निदेशकों को किसी भी आयकर प्राधिकारी के कार्यों को संपादित करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है। बोर्ड प्रमुख निदेशक अथवा मुख्य आयुक्त अथवा आयुक्त को शक्ति प्रदान कर सकता है कि अतिरिक्त आयुक्त अथवा अतिरिक्त निदेशक तथा उपायुक्त अथवा उप निदेशक को कर निर्धारण के अधिकारी को प्रदान की गई शक्तियों और कार्यों को करने का लिखित आदेश दे सकें। शक्तियाँ और कार्य, आयकर प्राधिकारियों की शक्तियाँ और कार्य निम्नलिखित है। जांच करने की शक्ति, सूचना मांगने की शक्ति, तलाशी और ग्रहण की शक्ति, लेखा पुस्तिकाओं आदि की मांग करने की शक्ति, मामलों को अंतरित करने की शक्ति, भूल सुधारने की शक्ति, खोज और साक्ष्य प्रस्तुतिकरण संबंधी शक्ति, नियम बनाने की शक्ति, शास्ति घटाने या माफ़ करने की अनुमति देना, वरिष्ठता का निर्धारण, अधीनस्थ अधिकारियों का निर्देश किसी मामले में हस्तांतरित करने की शक्ति। पूंजीगत लाभ तभी कर योग्य होता है जब गत वर्ष में पूंजीगत संपत्ति का अंतरण किया जाता है। व्याख्या कीजिए। कैपिटल गेन इज टैक्सेबल ओनली व्हेन देयर इज ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट इन द प्रीवियस ईयर। एक्सप्लेन। प्रभार धारा 45 के अनुसार किसी गत वर्ष में पूंजी संपत्ति के अंतरण से प्राप्त होने वाले लाभ को पूंजी लाभ शीर्षक के अंतर्गत कराधान माना जाएगा। ऐसे लाभ के लिए कर उसी गत वर्ष में आरोपित किया जाता है जिसमें उस संपत्ति का अंतरण किया गया है। यदि पूंजी संपत्ति के स्वामी के अपने द्वारा संचालित व्यापार के स्टॉक एंड ट्रेड के रूप में संपरिवर्तन द्वारा अंतरण करके अथवा उनके अपने द्वारा संचालित व्यापार के स्टॉक एंड ट्रेड के रूप में व्यवहार करके कोई लाभ अथवा फायदा प्राप्त होता है तो इस लाभ अथवा फायदे की राशि जिस वर्ष में स्टॉक एंड ट्रेड बेचा जाता है अथवा किसी अन्य तरीके से अंतरित किया जाता है
उस अर्थ में पूंजी लाभ शीर्षक के अंतर्गत प्रभार्य होगी। ऐसी दशा में पूंजी लाभ की संगणना के प्रयोजन हेतु जिस तिथि पर इस प्रकार का संपरिवर्तन होता है या विफलत होती है, उस तिथि पर संपत्ति का उचित बाजारी मूल्य को उस पूंजी संपत्ति के अंतरण द्वारा प्राप्त अथवा उपार्जित प्रतिफल का संपूर्ण मूल्य माना जाएगा। पूंजी लाभ किसी पूंजी संपत्ति के अंतरण से उत्पन्न होता है। यदि कोई व्यक्ति किसी गत वर्ष में किसी प्रतिभूति में कोई लाभप्रद हित रखता है तो ऐसी दशा में डिपॉजिट या ऐसी प्रतिभूति के लाभप्रद हित में भाग लेने वाले व्यक्ति द्वारा अंतरण से उत्पन्न लाभ या फायदा जिस गत वर्ष अंतरण हुआ है, उस गत वर्ष में उसके हिताधिकारी के आय के रूप में कराधेय होगा। वित्त अधिनियम 1999 द्वारा 1/4/2000 से धारा 45 में नवीन उपधारा 1 का जोड़ी गई, जिसके अनुसार यदि निम्नलिखित कारण से पूंजी संपत्ति को हुई क्षति अथवा विनाश के कारण बीमाकर्ता से धन या संपत्ति प्राप्त होती है तो पूंजी लाभ उस गत वर्ष का लाभ माना जाएगा। इसमें उक्त धन या संपत्ति प्राप्त होती है और लाभ की गणना के निमित्त प्राप्त की तिथि को धन का मूल्य या संपत्ति का उचित बाजार मूल्य अंतरण के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य होगा। ऊपर वर्णित कारण निम्नवत हैं: बाढ़, तूफान, बवंडर, चक्रवात, भूकंप अथवा अन्य प्राकृतिक उथल पुथल अथवा मलबा या सिविल उपद्रव, आकस्मिक भाग या विस्फोट अथवा शत्रु की कार्यवाही अथवा शत्रु के मुकाबले के लिए की गई कार्यवाही, युद्ध की घोषणा की गई हो अथवा न की गई हो। धारा 45 के 3 नवीन उपधाराएं वित्त अधिनियम 1987 द्वारा 1/4/1988 जोड़ी गई हैं। किसी व्यक्ति द्वारा अपनी कोई पूंजी संपत्ति किसी ऐसे फर्म या व्यक्तियों के समूह या व्यक्तियों के निकाय को अंतरण करके लाभ प्राप्त जिस फर्म या भागीदार है वो जिस समूह निकाय का वह सदस्य है, पूंजी लाभ के रूप में कराधेय होगा। उक्त लाभ उस गत वर्ष माना जाएगा जिसमें अंतरण हुआ है। फर्म, समूह या निकाय की लेखा पुस्तिकाओं में जो उस पूंजी संपत्ति का मूल्य लिखा गया है उसे ही अंतरण का पूरा प्रतिफल माना जाएगा। धारा 45 फर्म का व्यक्तियों के समूह या व्यक्तियों के निकाय के विघटन पर पूंजी संपत्ति के विवरण पर अंतरण से प्राप्त लाभ उक्त फर्म या समूह या निकाय के उस गत वर्ष की पूंजी लाभ के रूप में होने वाली आय के रूप में माना जाएगा जिस गत वर्ष में उक्त अंतरण हुआ है। ऐसे अंतरण की तिथि पर संपत्ति का उचित बाजार मूल्य उसका पूर्ण प्रतिफल होगा। धारा 45 क्लास 4 धारा 45 के अनुसार यदि किसी विधि के अंतर्गत अनिवार्य अभिग्राह द्वारा अंतरण या केंद्रीय सरकार या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित या अनुमोदित प्रतिफल के लिए अंतरण द्वारा पूंजी लाभ प्राप्त होता है और प्रतिकर या प्रतिफल जिसके लिए उक्त अंतरण किया गया है न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी द्वारा बढ़ा दिया जाता है तो पूंजी लाभ निम्न प्रकार से कराधेय होगी। सर्वप्रथम स्वीकृत प्रतिकर को रकम या सर्वप्रथम केंद्रीय सरकार या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित या अनुमोदित प्रतिफल की रकम के आधार पर संगठित पूंजी लाभ उस गत वर्ष के पूंजी लाभ शीर्षक के अंतर्गत प्राप्त आय के रूप में कराधेय होगा जिस गत वर्ष के उक्त प्रतिकर या उसके भाग या उक्त प्रतिफल या उसके भाग सर्वप्रथम प्राप्त हुआ था और प्रतिकर या प्रतिफल की राशि में न्यायालय इत्यादि के लिए जो वृद्धि की गई है उस गत वर्ष की पूंजी लाभ माना जाएगा जिस गत वर्ष में निर्धारित ने उक्त बड़ी राशि को प्राप्त किया है। उक्त खंड खा की दशा प्राप्त करने की लागत और सुधार की लागत को शून्य माना जाएगा। वित्त अधिनियम 2003 द्वारा 1/4/2004 से एक नवीन खंड गा जोड़ा गया। इसके अनुसार यदि किसी वर्ष के लिए कर निर्धारण में पूंजी आस्ति के अंतरण से उत्पन्न पूंजी लाभ की गणना में उक्त खंड का में उल्लिखित प्रतिकर अथवा प्रतिफल अथवा खंड खा में उल्लिखित बढ़ाए गए प्रतिकर अथवा प्रतिफल को लिया गया है तो बाद में प्रतिकर अथवा प्रतिफल न्यायालय, अधिकरण अथवा अन्य प्राधिकारी द्वारा घटा दिया जाता है तो उस वर्ष के लिए उस प्रकार निर्धारित पूंजी लाभ की संगणना पुनः की गई जाएगी और पुनः संगणना में न्यायालय, अधिकरण अथवा अन्य प्राधिकारी द्वारा घटाई गई रकम को प्रतिफल का पूर्ण मूल्य माना जाएगा। अंतरण करने वाले व्यक्ति को मृत्यु या किसी अन्य कारण से बढ़ी प्रतिकर या प्रतिफल की रकम किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्राप्त की जाती है तो ऐसी दशा में उक्त खंड खा में उल्लिखित रकम उक्त ऐसे व्यक्ति की पूंजी लाभ शीर्षक के अंतर्गत कराधेय मानी जाएगी। पूंजी संपत्ति के अंतरण के अंतर्गत किसी भी अवधि के लिए अनुज्ञात किया गया खनन पट्टा भी सम्मिलित है। खनन का अधिकार पूंजी संपत्ति है और उसको पट्टे के अंतर्गत देना पूंजी संपत्ति का अंतरण माना जाएगा। शक्तियों का प्रयोग करेंगे और उन कार्यों को संपन्न करेंगे जो बोर्ड द्वारा उन्हें दी जाएंगी। बोर्ड किसी अन्य प्राधिकारी को अपने सहायक प्राधिकारियों को शक्ति और कार्यों के संपादन हेतु निर्देश देने के लिए प्राधिकृत कर सकता है। बोर्ड प्रमुख निदेशक अथवा निदेशक को किसी भी धन कर प्राधिकृत कर सकता है। बोर्ड प्रमुख निदेशक अथवा निदेशक को किसी भी धन कर प्राधिकारी के कार्यों को संपादित करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है। बोर्ड प्रमुख निदेशक अथवा मुख्य आयुक्त अथवा आयुक्त को वह शक्ति प्रदान कर सकता है कि वह उप आयुक्त को कर निर्धारण अधिकारी को प्रदान की गई शक्तियों और
करने को लिखित आदेश दे सकें। कार्य एवं शक्तियाँ खोज करने, साक्ष्य प्रस्तुतिकरण आदि संबंधित शक्ति, सूचना आदि मांगने की शक्ति। धारा 38 कर निर्धारण से संबंधित शक्तियाँ, भूल सुधार की शक्ति। धारा 35 कर शास्ति आदि की वसूली और संकलन से संबंधित शक्ति, वापसी और समायोजन की शक्तियाँ और कार्यशास्त्र आरोपित करने की शक्ति, तलाशी और ग्रहण करने की शक्ति। धारा 37 सेवा कर से आप क्या समझते हैं? सेवा कर विधि के मुख्य प्रावधानों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। सेवा कर से आप क्या समझते हैं? सेवा कर विधि के मुख्य प्रावधानों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय सर्विस टैक्स? डिस्क्राइब द साइलेंट प्रोविजन ऑफ सर्विस टैक्स। सेवा कर का सेवा क्षेत्र का भारतीय अर्थव्यवस्था में अंश पर्याप्त रूप से बढ़ गया है तथा भारत में सकल घरेलू उत्पाद में सेवा का हिस्सा कृषि तथा उद्योग से अधिक हो गया है तथा इस प्रकार इनमें भारतीय अर्थव्यवस्था की मूलभूत संरचना को बदल दिया है। सेवा क्षेत्र का भारत में सकल घरेलू उत्पाद में 70% के लगभग योगदान है। सेवा आर्थिक गतिविधियों में विविध प्रकार का आयाम रखती है। आजकल सेवाएं बृहद प्रकार की गतिविधियों को सम्मिलित करती हैं तथा उनमें से ज़्यादातर व्यक्ति केंद्रित न होकर संस्था केंद्रित है। उदाहरण के लिए बैंकिंग सीमा दूर संचार क्षेत्र को बड़ी संस्था द्वारा संभाला जाता है तथा यह अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। देश के सकल घरेलू उत्पाद का बड़ा भाग सेवा क्षेत्र से है। राजस्व में इसका योगदान महत्वहीन है। आय में वृद्धि के साथ इस प्रकार की आय का बढ़ा हुआ अनुपात सेवाओं के उपभोग जैसे मनोरंजन, यात्रा तथा पर्यटन इत्यादि पर व्यय किया जाता है, जबकि उत्पादित तथा उपभोग की गई वस्तुओं पर केंद्र, राज्य तथा स्थानीय सरकार द्वारा बहुशुल्क जैसे केंद्रीय उत्पाद कर, मूल्य संवर्धन कर, बिक्री कर, प्रवेश शुल्क तथा चुंगी इत्यादि लगाए जाते हैं। ज़्यादातर सेवाओं पर कर प्रत्यक्ष रूप से नहीं लगाया गया है। इस प्रकार सेवाओं का उत्पादन तथा उपभोग, जो कि अर्थव्यवस्था का बढ़ता भाग है, कराधान के जरिए ज़्यादा योगदान नहीं देता है। सेवा क्षेत्र पर कर कराधान में तटस्थ क्षितिज समता को सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य नहीं था, परंतु इससे कर आधार बढ़ता है तथा कर व्यवस्था की राजस्व उत्पादकता को सुधारता है। सेवा पर कराधान लगाने का अत्यधिक महत्वपूर्ण कारण दोनों केंद्र तथा राज्य स्तर पर घरेलू करों, व्यापार करों का सामंजस्य व्यवस्था को लागू करने की आवश्यकता है, क्योंकि अब यह महसूस कि कराधान के उद्देश्य के लिए सेवाओं तथा वस्तुओं के उपयोग की एक जैसा मानना चाहिए। इस पर विचार करते हुए एक दशक से अधिक पूर्व भारत में सेवा कर लगाया गया है। भारत में सेवा कर सर्विस टैक्स इन इंडिया डॉक्टर राजा जे चलैया की अध्यक्षता वाली कर सुधार समिति ने भारत में सेवा क्षेत्र की राजस्व योग्यता की पहचान की तथा चयनित सेवाओं पर सेवा कर को लगाने की अनुशंसा की। इस अनुशंसा पर आधारित वर्ष 1994 से 95 के लिए अपनी बजट वक्तव्य में तब केंद्रीय वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सेवा कर की नई अवधारणा को जन्म दिया तथा निम्न वक्तव्य दिया। सेवाओं की कराधान से मुक्ति देने के लिए कोई ठोस कारण नहीं है, जबकि वस्तुओं पर लगाया जाता है तथा कई देश का उद्देश्य के लिए सेवाओं तथा वस्तुओं को एक जैसा मानते हैं। इस प्रकार में दूरभाष, आजीवन बीमा तथा स्टॉक दलाल की सेवाओं पर कर लगाकर एक हल्का प्रयत्न करता है। सेवा की प्रस्तुति संविधान के शेष प्रविष्टि के अंतर्गत की गई तथा इस प्रकार इसे पृथक विनियमन के अंतर्गत नहीं लगाया जा सका। इस प्रकार सेवा कर को वित्त अधिनियम 1994 के अध्याय 5 के अंतर्गत लगाया गया। मूल्य के अनुसार 5% स्वाभाविक दर के साथ निम्न 3 सेवाएं पहली बार लगाया गया था: टेलीफोन सुविधा, स्कंद दलाल, गैर जीवन बीमा। बाद के वित्त अधिनियम ने सेवा कर के उद्देश्य के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सेवा को जोड़ा गया। इस प्रकार आज सेवा कर के लिए 115 सेवाएं प्रभार योग्य हैं। संवैधानिक भूमिका। भारत के संविधान के अनुच्छेद 265 के अनुसार कानून के अधिकार के बिना केंद्रीय अथवा राज्य सरकार द्वारा किसी भी प्रकृति का कर को लगाया तथा एकत्रित नहीं किया जा सकता है। संविधान द्वारा कानून बनाने तथा कर तथा शुल्क को लगाने का अधिकार अनुच्छेद 246 के जरिए दिया गया है। अनुच्छेद 246 के अनुसार कानून को संसद अथवा राज्य विधायी द्वारा बनाया जा सकता है। यदि इस प्रकार का अधिकार भारत के संविधान द्वारा दिया गया है तो भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची इस प्रकार का प्राधिकार निम्न 3 अनुसूचियों में दिया गया है: सूची 1 केंद्र सूची, सूची 2 राज्य सूची, सूची 3 समवर्ती सूची। प्रत्येक अनुसूची में निम्न कई मामलों को गिनाया गया है। सूची में प्रत्येक मामले को प्रविष्टि के नाम से जाना जाता है। सूची अर्थात केंद्रीय सूची में गिनाए गए मामले प्रविष्टि के संबंध में संसद को उस प्रविष्टि के संबंध में कानून बनाने का एकमात्र अधिकार है। दूसरी तरफ शिकंज सूची में गिनाए गए मामले के संबंध में किसी राज्य की विधानसभा को इस प्रकार के प्रविष्टि के संबंध में राज्य अथवा किसी भाग के लिए कानून बनाने का एकमात्र अधिकार है। उपरोक्त 2 सूचियों में अतिरिक्त एक तृतीय अनुसूची है जिसे समवर्ती सूची के नाम से जाना जाता है। सूची 3 अर्थात समवर्ती सूची में किसी मामले के संबंध में कानून बनाने का अधिकार संसद अथवा एक राज्य विधानसभा को है। संघ सूची की प्रविष्टि 97 से सूची है तथा केंद्र सरकार को सूची 2 राज्य सूची अथवा सूची 3 में गिनाए नहीं जाए इसी मामले पर कर लगाने का अधिकार देता है। 1994 में सेवा कर को सूची की प्रविष्टि 97 के अंतर्गत प्रदान अधिकार के अंतर्गत
प्रदान अधिकार के अंतर्गत केंद्रीय सरकार द्वारा सेवा कर लगाया गया है। सरकार ने संविधान 88वां संशोधन अधिनियम 2003 को पारित किया, जो संविधान में अनुच्छेद 268 के जरिए केंद्र सेवा कर द्वारा कर को औपचारिक रूप से लगाने को प्रदान करता है। उक्त अनुच्छेद को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है। 268 सेवाओं पर कर को भारत सरकार द्वारा लगाया जाएगा तथा इस प्रकार के कर को उपबंध के में निर्धारित तरीके से में भारत सरकार तथा राज्य द्वारा एकत्रित तथा विनियोजित किया जाएगा। उपबंध के प्रावधान के अनुसार इस प्रकार लगाए गए किसी कर के वित्तीय वर्ष में उगाही को कानून द्वारा संसद द्वारा फार्मूला के अनुसार एकत्रण तथा विनियोजन के सिद्धांत के अनुसार भारत सरकार तथा राज्य द्वारा एकत्रित किया जाएगा। भारत सरकार तथा राज्यों द्वारा विनियोजित किया जाएगा। संग्रह तथा विशेष उद्देश्य प्रयोग की नीति के अनुसार जो संसद द्वारा तथा कानून पारित किया हो। केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम में व्यापारी के पंजीकरण की प्रक्रिया क्या है? पंजीकरण के लाभों का उल्लेख करें तथा पंजीकरण को किन परिस्थितियों में निरस्त किया जा सकता है। व्हाट इज प्रोसीड्यूर फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर डीलर अंडर द सेंट्रल सेल्स टैक्स? एक्सप्लेन द एडवांटेज ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेज इज टू बी कैंसिलेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। व्यापारी के पंजीकरण की प्रक्रिया। केंद्रीय बिक्री कर रजिस्ट्रेशन एवं टर्नओवर अधिनियम 1957 के नियम 3 से 10 में व्यापारी के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया व प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, जिसके अनुसार व्यापारी द्वारा फॉर्म ए में पंजीकरण की प्रक्रिया के आरंभ के लिए प्रार्थना पत्र विज्ञापित अधिकारी को दिया जाएगा, जिस पर व्यापार मालिक का हस्ताक्षर होगा, जबकि फर्म के मालिक में किसी एक साझेदार द्वारा, संयुक्त हिंदू परिवार के मामले में कर्ता द्वारा, कंपनी के मामले में कंपनी निदेशक द्वारा या प्रमुख अधिकारी द्वारा, सरकार के मामले में सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित है। बिक्री कर से आप क्या समझते हैं? केंद्रीय बिक्री कर की मुख्य विशेषताओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय सेल्स टैक्स? गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ द चीफ फीचर्स ऑफ सेंट्रल सेल्स टैक्स। बिक्री कर विक्रय पर लगने वाला कर होता है। इस कर का प्रारंभ 1935 में अंग्रेजों के काल में ही शुरू हुआ था, जो स्वतंत्रता के पश्चात भी लागू रहा, परंतु बाद में चलकर संविधान के अनुच्छेद 269 में संशोधन करके राज्यों के बाहर क्रय विक्रय, भारतीय सीमा के अंतर्गत आयात निर्यात, अंतर्राज्यीय व्यापार के दौरान क्रय विक्रय तथा संसद द्वारा विशिष्ट महत्व के घोषित किए गए माल की बिक्री के संबंध में राज्यों के कर को अधिकार को सीमित कर दिया गया। केंद्रीय सरकार को इस तरह की बिक्री पर आरोपित करने का अधिकार प्रदान किया गया जिन पर राज्य सरकारों के लिए रोक लगा दी गई थी। इस प्रकार के करों के निर्धारण हेतु बिक्री कर अधिनियम 1956 पारित किया गया। केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं। केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार से हैं। उद्देश्य। केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य बिक्री कर निर्धारण संबंधी सिद्धांतों का प्रतिपादन करना है, चाहे क्रय विक्रय अंतर्राज्यीय व्यापार द्वारा किया जाए या भारत में आयात निर्यात द्वारा किया जाए। इसके अतिरिक्त राज्यों के बिक्री कर का कानून पर प्रतिबंध व शर्तों को भी लगाया जाना है। कर दायित्व का आरोपण। केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम ऐसे व्यापारी पर कर दायित्व का आरोपण करता है जिनके माल की अंतर्राष्ट्रीय विधि होती हो। यहाँ बिक्री की मात्रा से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ उस व्यापारी को अंतर्राज्यीय माल की बिक्री पर भी लेना देना होता है जिस पर उस राज्य में कर को लिया जाता है। केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम के अंतर्गत बिक्री कर के आरोपण का दायित्व भले ही केंद्रीय सरकार पर हो, पर कर संग्रह करने का दायित्व उस राज्य सरकार पर होना जिस राज्य से माल बाहर आ जा रहा हो। विशेष महत्व की वस्तुएं। केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 14 प्रावधानित करती है कि विशेष महत्व की वस्तुओं के संबंध में राज्य सरकारों को यह अधिकार होगा कि वह उनके लिए राजकीय कर की विशेष दरें निश्चित कर सकती हैं, परंतु यह दरें 4% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ऐसी विशेष वस्तुएं कौन कौन सी हैं, उसकी सूची में परिवर्तन करने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को होगा। केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम के अंतर्गत जो कर वसूली राज्य सरकार करती है वो भारत की संचित निधि में जमा की जाएगी। केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956 के अनुसार कर दायित्व एवं वसूली संबंधी नियम बनाने का अधिकार केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार को प्राप्त है। यहीं तक कि अधिनियम का प्रशासन दायित्व भी राज्य के बिक्री कर प्रशासक ही करते हैं। अधिनियम की धारा 2B में भी परिभाषा के अनुसार व्यापारी से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से जो वस्तुओं के क्रय विक्रय का व्यापार करता है, और उसमें यदि सरकार भी इस तरह का व्यवसाय करती है तो वह किसी भी सम्मिलित व्यापारी दो प्रकार के होते हैं, पंजीकृत व्यापारी और अपंजीकृत व्यापारी। केंद्रीय सरकार की बिक्री कर की दरें उपरोक्त दोनों प्रकार के व्यापारी से भिन्न भिन्न होती हैं। जब कोई क्रय विक्रय अंतर्राज्यीय व्यापार के अनुक्रम में आता है।
केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956 के अंतर्गत केंद्रीय बिक्री कर केवल उसी बिक्री पर लगाया जाएगा जो एक राज्य से दूसरे राज्य में माल के विक्रय से हुई हो, अर्थात अंतर्राज्यीय बिक्री पर ही यह कर लगाया जाता है, अन्य प्रकार की बिक्री पर नहीं। केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 3 के प्रावधानों के अनुसार निम्न दबावों में कोई बिक्री अंतर्राज्यीय मानी जाएगी: यदि बिक्री के दौरान माल का एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजा जाना है तो वस्तु की बिक्री तथा माल का एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजा जाना दोनों प्रक्रियाएं एक साथ ही संपन्न होगी। अंतर्राज्यीय बिक्री केवल उस स्थिति में मानी जाती है जब माल का लदान और बिक्री प्रसंविदा के अंतर्गत एक राज्य से आरंभ होती है तथा दूसरे राज्य में उसकी सुपुर्दगी ली जाती है। जैसे यदि उत्तर प्रदेश में कोई व्यापारी गुजरात में जाकर माल का क्रय करता है, तत्पश्चात माल को उत्तर प्रदेश में बेचता है, तो वह अंतर्राज्यीय बिक्री नहीं कहलाएगी। यद्यपि वह माल का लदान एक राज्य से दूसरे राज्य में हुआ है, परंतु इस प्रकार लदान बिक्री के प्रसंविदा के बाद हुआ है, तो अतः यह अंतर्राज्यीय बिक्री नहीं कहलाएगी। अतः अंतर्राज्यीय बिक्री तभी मानी जाएगी जबकि किसी प्रसंविदा के अंतर्गत माल का लदान एक राज्य से दूसरे राज्य में किया गया हो, अर्थात माल का लदान किसी बिक्री संविदा के अनुसार एक राज्य से होता है तथा उसकी सुपुर्दगी किसी दूसरे राज्य में की जाती है। निम्नलिखित दशाओं में कोई माल एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजने पर भी अंतर्राज्यीय बिक्री कर नहीं माना जाएगी। एक, स्वयं की लदान। यदि माल का लदान बिक्री की सुपुर्दगी के बाद किया गया है तो वह बिक्री अंतर्राज्यीय बिक्री कर नहीं मानी जाएगी। बिक्री के पश्चात लदान। यदि किसी माल का लदान बिक्री की सुपुर्दगी के बाद किया गया है तो भी वह बिक्री अंतर्राज्यीय बिक्री नहीं मानी जाएगी, भले ही उसका लदान एक राज्य से दूसरे राज्य में किया गया हो। विभिन्न राज्यों से माल का गुजरना। यदि माल का लदान बिक्री के बाद कई राज्यों से होकर जाता है, किंतु उसकी सुपुर्दगी उसी राज्य के बाहर किसी शहर में दी जाती है, तब भी वह बिक्री अंतर्राज्यीय बिक्री नहीं मानी जाएगी। केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 3 की व्याख्या 1 के अनुसार यदि माल एक राज्य से दूसरे राज्य के लिए लदान के बाद किंतु क्रेता द्वारा उसकी सुपुर्दगी लेने से पहले अर्थात माल के रास्ते में होने के समय अनुबंध किया गया है, तो ऐसी बिक्री अंतर्राज्यीय बिक्री मानी जाएगी। जैसे कि मोनू मध्य प्रदेश से 8 दिसंबर 2016 का कोई माल फैजाबाद में आवेश को भेजता है और वह माल 20 दिसंबर 2016 को फैजाबाद में आता है, किंतु 8 दिसंबर से 20 दिसंबर के बीच किया गया अनुबंध अंतर्राज्यीय बिक्री माना जाएगा। इस प्रकार की बिक्री प्रलेख के हस्ताक्षरित द्वारा अर्थात आर को सौंप कर की जानी चाहिए। उपरोक्त दशा में माल का लदान उस समय माना जाएगा जबकि मालवाहक को या अन्य किसी निक्षेप गृहीता को सौंप दिया जाता है, और उसकी सुपुर्दगी उस समय मानी जाएगी जबकि उसकी सुपुर्दगी क्रेता ने उस मालवाहक या निक्षेप गृहीता से ले ली हो। किसी माल का क्रय विक्रय उस दशा में राज्य के अंदर ही माना जाएगा जबकि माल के क्रेता और विक्रेता निश्चित माल की दशा में बिक्री की संविदा के उस समय उसी राज्य में हों तथा उस दशा में भी क्रय विक्रय राज्य के अंदर ही माना जाएगा, जबकि क्रेता और विक्रेता निश्चित माल एवं भविष्य के सौदे की दशा में माल को निश्चित करते समय उस राज्य में ही हो। अतः इन परिस्थितियों में माल का क्रय विक्रय उसी राज्य में माना जाएगा और इस प्रकार की बिक्री कर का लगाना एवं उसे वसूल करने का अधिकार भी उस राज्य को होगा जिस राज्य में ऐसे विक्रय नहीं है। आयकर अधिकारियों की शक्तियों के संक्षेप में विवेचना कीजिए। डिस्क्राइब द ब्रीफली पावर्स ऑफ इनकम टैक्स अथॉराइज्ड। आयकर अधिकारियों की शक्तियाँ। पावर ऑफ इनकम टैक्स। आयकर अधिनियम की धारा 131 से 135 तक में कर अधिकारियों की शक्तियों का उल्लेख किया गया है। खोज तथा साक्ष्य प्रस्तुत करने के संबंध में शक्ति। धारा 131। इस धारा में यह प्रावधानित है कि इस अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाहियों के दौरान कर निर्धारण अधिकारी, उप कमिश्नर, संयुक्त कमिश्नर, कमिश्नर तथा मुख्य आयुक्त को निम्नलिखित संबंध में वही शक्तियाँ प्राप्त होंगी जो दीवानी प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत किसी न्यायालय को प्राप्त हैं। खोज और निरीक्षण के संबंध में किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने तथा शपथ पर परीक्षण करने के संबंध में, लेखा पुस्तिकाओं पर और अन्य प्रलेखों को प्रस्तुत करने हेतु विवश करने के संबंध में तथा कमीशन जारी करने के संबंध में। यदि करदाता द्वारा हिसाब की पुस्तक या अन्य प्रपत्र महानिदेशक, निदेशक या संयुक्त निदेशक या उप महानिदेशक या अन्य किसी अपर अधिकारी के समक्ष कार्यवाही या प्रस्तुत करता है तो ऐसा अधिकारी उन्हें अपने अधिकार में लेकर अपनी अभिरक्षा ले सकता है या उतने समय के लिए अपनी अभिरक्षा में रख सकता है जितना ही कि वह उचित समझे। परंतु एक कर निर्धारण अधिकारी अथवा सहायक निदेशक ऐसा करने के कारणों को अभिलिखित किए बिना हिसाब की पुस्तक अथवा अन्य प्रपत्रों को अपने अधिकार में नहीं ले सकता। आय छिपाने का संदेह होने की दशा में जांच करने की शक्ति। धारा 131 ये। आयकर अधिनियम की धारा 131 के अनुसार यदि महानिदेशक, निदेशक अथवा आयुक्त निदेशक
अथवा सहायक निदेशक अथवा उप निदेशक अथवा अधिकृत अधिकारी को यह संदेह करने का कारण हो कि किसी व्यक्ति अथवा किसी प्रकार के व्यक्तियों ने अपनी आय को छिपाया है अथवा उसके द्वारा आय छिपाए जाने की संभावना है तथा जो क्षेत्राधिकार में आता है तो उसे जांच पड़ताल अथवा पूछताछ करके संबंध में उस धारा 131 की सभी शक्तियां प्राप्त होंगी। उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों के संबंध में उसके समक्ष कोई कार्यवाही लंबित भी हो। तलाशी तथा अपग्रहण की शक्ति। तलाशी तथा अपग्रहण की शक्ति के संबंध में धारा 132 के अंतर्गत निम्न प्रावधान किए गए हैं। बोर्ड द्वारा सशक्त महानिदेशक या निदेशक या मुख्य आयुक्त, संयुक्त निदेशक या संयुक्त कमिश्नर को प्राप्त सूचना के आधार पर यह विश्वास करने का कारण है कि नोटिस या समन द्वारा उपेक्षा की गई हिसाब की पुस्तक अथवा अन्य प्रकार को प्रस्तुत करने में किसी व्यक्ति ने चूक की है, ये प्रस्तुत करने के असफल रहा है अथवा जिस व्यक्ति को ऐसा नोटिस या समन भेजा गया है वह हिसाब की पुस्तक या अन्य प्रपत्रों को कार्यवाही के दौरान प्रस्तुत नहीं करेगा, अथवा कोई व्यक्ति जो सोना, चांदी, आभूषण आदि बहुमूल्य वस्तुएं अपने कब्जे में रखता है जो उसके छिपाई गई आय का भाग माना जा सकता है, इसकी घोषणा नहीं करता अथवा घोषणा नहीं करेगा तो उपरोक्त अधिकारी को अपने अधीनस्थ अधिकारियों को तलाशियों में अधिग्रहण की कार्यवाही करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है, जिसमें अधीनस्थ अधिकारी निम्न कार्यों को करने हेतु सशक्त होगा। किसी ऐसे भवन, स्थान, जहाज अथवा वायुयान प्रवेश करने अथवा उसकी तलाशी लेना जहाँ हिसाब की पुस्तकें आदि अथवा आभूषण इत्यादि रखे जाने का संदेह हो। किसी दरवाजे, लाकर या तिजोरी के ताले का तोड़ना जबकि उसकी चाबियाँ न उपलब्ध हों। हिसाब की कापियों या प्रपत्र अथवा सोना, चांदी या अन्य जेवरात आदि तलाशी के दौरान प्राप्त होती हैं तो उसे अपने अधिकार में ले लेना। उपरोक्त प्राप्त सभी वस्तुओं की सूची बनाना। कर निर्धारण अधिकारी जब्त की गई संपत्ति या उसके किसी भाग को उतनी मात्रा में अपने पास रख सकता है जो मांग की गई राशि के योग पूर्ति करने के लिए पर्याप्त हो, तथा यदि कोई शेष संपत्ति शेष रहती है तो वह उसे उस व्यक्ति को तुरंत वापस कर देगा। यदि करदाता कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वांछित राशि का भुगतान कर देता है तो कर निर्धारण अधिकारी मुख्य कमिश्नर या कमिश्नर के पूर्व अनुमोदन पर संपत्ति या संपत्ति के ऐसे भाग को जैसा कि वह उचित समझे अवमुक्त कर देगा। तलाशी और अधिग्रहण की शक्ति का प्रयोग करने में जो लेखा पुस्तिकाएं या अन्य प्रलेख पकड़े जाते हैं उन्हें 180 दिन से अधिक या अधिकारी उस स्थिति में अपने पास रोक सकता है जब रोकने के कारणों का उल्लेख उसके द्वारा प्रलेख में लिखित रूप से अंकित किया गया हो। लेखा पुस्तिकाएं आदि की मांग करने की शक्ति। धारा 132 का अधिनियम की धारा 132 का के अनुसार स्वयं को प्राप्त सूचनाओं के आधार पर यदि निदेशक या मुख्य कमिश्नर या कमिश्नर को यह विश्वास है कि किसी व्यक्ति को समन दिए जाने के बाद भी मांगी गई खाता पुस्तकें या प्रपत्र यदि नहीं प्रस्तुत किए गए हैं अथवा ये खाता पुस्तकें अथवा प्रपत्र इस अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही में लाभदायक होंगे परंतु सम्मान दिए जाने पर भी करदाता अन्य विभाग के अधिकारियों द्वारा उन्हें वापस करने के बाद भी प्रस्तुत नहीं करेगा अथवा कुछ संपत्तियां करदाता की पूर्ण रूप से आंशिक रूप से छिपाई गई आय हैं तथा इस समय वह अन्य विभाग के अधिकारियों की अभिरक्षा में हैं तो अधिकृत अधिकारी संबंधित अधिकारी से ये इन खाता पुस्तकों, अन्य प्रपत्रों अथवा संपत्ति या संपत्तियों की मांग कर सकता है। सूचना मांगने की शक्ति। धारा 133 अधिनियम की धारा 133 के अनुसार यह प्रावधान किया गया है कि कर निर्धारण अधिकारी, उप कमिश्नर, अपील संयुक्त कमिश्नर या कमिश्नर इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ सूचना मांग सकता है। सर्वेक्षण करने की शक्ति। आयकर अधिनियम की धारा 133 आयकर प्राधिकारियों को सर्वेक्षण करने की शक्ति प्रदान करती है। कंपनी के रजिस्ट्रेशनों का निरीक्षण करने की शक्ति। अधिनियम की धारा 134 के अनुसार कर निर्धारण अधिकारी, उप कमिश्नर, संयुक्त कमिश्नर या कमिश्नर या इस संबंध में उसके लिए लिखित या प्राधिकृत किया गया कोई अन्य व्यक्ति किसी कंपनी को रजिस्टर की किसी प्रविष्टि का निरीक्षण कर सकता है या कंपनी के सदस्यों को लाभार्थियों या बंधकों के किसी रजिस्टर की प्राप्त प्रति भी ले सकता है। जांच करने की शक्ति। धारा 135 इस धारा के अनुसार महानिदेशक या उप निदेशक, मुख्य कमिश्नर या आयुक्त, संयुक्त कमिश्नर अधिनियम के अधीन कोई भी जांच करने के लिए सक्षम होने तथा उसे सभी शक्तियां प्राप्त होगी जो इस अधिनियम के अंतर्गत जांच के संबंध में कर के निर्धारण अधिकारी रखता है। न्यायिक शक्तियाँ। आयकर अधिनियम की धारा 136 के अनुसार इस अधिनियम के अंतर्गत आयकर प्राधिकारियों के समक्ष की जा रही कार्यवाहियाँ एक सिविल न्यायिक कार्यवाही मानी जाएगी। कर वसूली के संबंध में आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत क्या प्रावधान किए गए हैं? व्हाट प्रोविजंस हैव मेड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। कर वसूली, कर की वसूली। आयकर अधिनियम की धारा 220 के अंतर्गत कोई भी कर
कम कर यानी अग्रिम कर से अन्यथा जो धारा 156 में जारी की गई नोटिस के देय के रूप में उल्लिखित है। नोटिस तामील होने की तिथि से 30 दिन के अंदर जमा कर दी जानी चाहिए। रकम नोटिस में उल्लिखित स्थान पर उल्लिखित व्यक्ति को दी जानी चाहिए। यदि कर निर्धारण अधिकारी को विश्वास का कारण है कि पूरा 30 दिन समय देने से राजस्व को हानि होगी तो वह संयुक्त आयुक्त की पूर्व अनुमति से रंग की नोटिस में उल्लिखित रकम का भुगतान 30 दिन से कम समय की अवधि में भी करने का निर्देश दे सकता है। ऐसी अवधि में उक्त रकम जमा न करने पर निर्धारित उक्त रकम पर ब्याज देने के भी दायित्वाधीन होगा। ब्याज की दर का 1% तिमाही की दर से लगाया जाएगा और ये तब तक लगाया जाएगा जब तक कि संपूर्ण रकम का भुगतान नहीं कर दिया जाएगा। मुख्य आयुक्त या आयुक्त ब्याज की रकम को घटा सकता है या माफ़ कर सकता है यदि संतुष्ट हो जाता है कि ऐसी रकम का भुगतान करने में निर्धारित का वास्तव में कठिनाई होगी। जिस रकम पर ब्याज देय है उसकी अदायगी में चूक ऐसी परिस्थिति के कारण हुई है जो निर्धारित के नियंत्रण के बाहर थी और निर्धारित ने अपने कर निर्धारण के संबंध में की जाने वाली जांच या उसके द्वारा देय रकम की वसूली की कार्यवाही में सही योग दिया है। मांग की नोटिस में उल्लिखित अवधि की समाप्ति के पूर्व निर्धारित रकम के भुगतान की अवधि बढ़ाने या किस्तों में करने की अनुमति हेतु कर निर्धारण अधिकारी को आवेदन दे सकता है। अग्रिम कर से आप क्या समझते हैं? इसकी गणना किस प्रकार की जाती है? कर के अग्रिम भुगतान के संबंध में आयकर अधिनियम के अंतर्गत क्या प्रावधान किए गए हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एडवांस टैक्स? हाउ इट इज़ कंप्लीटेड? व्हाट प्रोविजंस हैव मेड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 रिगार्डिंग एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स? अग्रिम कर का भुगतान आयकर अधिनियम के कुछ प्रावधानों के अंतर्गत वर्तमान वर्षों की आय पर भी एक कर चुकाया जाता है। ऐसे कर के भुगतान को अग्रिम कर का भुगतान कहा जाता है। आयकर अधिनियम की धारा 208 से 219 तक निर्धारित दर से ऐसी आय पर कर के भुगतान के संबंध में प्रावधान किए गए हैं जो जैसे ही अर्जित होती है करके इस अग्रिम भुगतान की योजना को चुकाओ जैसे ही कमाओ के नाम से जाना जाता है। अधिनियम की धारा 207 के अनुसार प्रत्येक करदाता को किसी वित्तीय वर्ष में अपनी उस कुल आय पर अग्रिम कर का भुगतान करना होता है जिस पर इस वित्तीय वर्ष में अपनी उस कुल आय पर अग्रिम कर का भुगतान करना होता है जिस पर इस वित्तीय वर्ष के ठीक बाद आने वाले कर निर्धारण वर्ष में कर लगेगा तथा इस आय को चालू आय कहा जाता है। अधिनियम की धारा 208 के अनुसार प्रत्येक मामले में किसी वित्तीय वर्ष के दौरान अग्रिम कर देय होता है जब करदाता का कर दायित्व तो उस वर्ष में 5,000 रुपये या उससे अधिक है। दूसरे शब्दों में यदि किसी करदाता का किसी वित्तीय वर्ष के दौरान कर दायित्व 5,000 रुपये से कम है तो वह अग्रिम कर के भुगतान के लिए दायी नहीं है। आयकर अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक आय यानी जिसमें पूंजी लाभों लॉटरी की जीत वर्ग पहली प्रतियोगिता आदि की जीत से आय भी सम्मिलित है पर अग्रिम कर का भुगतान किया जाता है। करदाता का कर दायित्व आयकर प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। अग्रिम कर की गणना आयकर अधिनियम की धारा 209 के अनुसार एक वित्तीय वर्ष में किसी करदाता द्वारा देय अग्रिम कर की राशि की गणना निम्नलिखित प्रकार से की जाती है। जब अग्रिम कर की गणना करदाता द्वारा स्वयं की जाती है तो उस सबसे पहले पहली अनुमानित आय की गणना करेगा तथा उस वित्तीय वर्ष में लागू दर से उस आय पर आयकर की गणना करेगा। जब अग्रिम कर की गणना कर निर्धारण अधिकारी द्वारा की जाती है तो यदि किसी करदाता पर नियमित कर निर्धारण पहले कभी हो चुका है तथा उसने अग्रिम कर का भुगतान नहीं किया है तो वह सबसे अंत में हुए कर निर्धारण में निर्धारित कुल आय अथवा यदि बाद के किसी वर्ष का करदाता ने आय का विवरण दाखिल कर दिया है तो उसमें दिखाई गई कुल आय जो दोनों में अधिक हों के आधार पर उस वित्तीय वर्ष में अग्रिम कर की दरों के अग्रिम कर की गणना करेगा। कर निर्धारण अधिकारी अपने आदेश में करदाता को निर्देशित करेगा कि वह निर्धारित निश्चित तिथि तक अग्रिम कर की राशि का भुगतान कर दें। जब अग्रिम कर की गणना कर निर्धारण अधिकारी द्वारा एक संशोधित आदेश पारित करने में प्रयुक्त की जाती है तो वह करदाता द्वारा बाद के गत वर्षों के संबंध में दाखिल किए गए विवरण में घोषित की गई कुल आय के ऐसी कुल आय जिसके संबंध में नियमित कर निर्धारण हो चुका है जो भी दोनों में अधिक हो के आधार पर उस वित्तीय वर्ष में लागू अग्रिम करों की दरों से कर की गणना करेगा। उपरोक्त प्रकार से गणना की गई आयकर की राशि में से उद्गम स्थान पर काटी जाने वाली आयकर की राशि घटाकर जो राशि बचे वह अग्रिम कर की देय राशि होगी बशर्ते कि उद्गम स्थान पर की कटौती होने वाली आय चालू अथवा कुल आय की गणना करने में सम्मिलित कर ली गई हो। किसी हिंदू अविभाजित परिवार जिसके कम से कम एक सदस्य की गत वर्ष की कुल आय कर लगने वाले राशि से अधिक है कि अग्रिम कर दायित्व की गणना पृथक विशिष्ट दर से या संगत वर्ष में उस विशिष्ट हिंदू अविभाजन परिवार को लागू कर
होने वाली दर से की जाएगी। अग्रिम कर दायित्व की गणना निम्न में से उस आय पर की जाएगी जो कि दोनों से अधिक हो। सबसे अंत के वर्ष में कुल आय जिस पर कि करदाता का नियमित कर निर्धारण हो चुका है या आने वाले वर्षों के लिए करदाता द्वारा दाखिल किए गए किसी आय के विवरण की कुल आय। अग्रिम कर का भुगतान निम्नलिखित 2 दशाओं में किया जाता है। करदाता द्वारा अपने अनुमान के आधार पर अग्रिम कर का भुगतान तथा कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश के अनुसरण में अग्रिम कर का भुगतान। अनुमान के आधार पर प्रत्येक ऐसा करदाता जिसकी किसी वित्तीय वर्ष के दौरान आयकर दायित्व 5,000 रुपये से या उससे अधिक है या अपने अनुमान के आधार पर अग्रिम कर का भुगतान करने का दायी होगा। इस संबंध में धारा 210 के निम्नलिखित प्रावधान लागू होंगे। धारा 210 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जो अग्रिम कर का भुगतान करने हेतु दायी है, चाहे उस पर पहले कभी कर का निर्धारण हुआ हो अथवा नहीं, अपनी चालू आय की गणना के आधार पर अपने अनुमान से देय तिथियों तक या उससे पूर्व अग्रिम कर का भुगतान करेगा। कर की गणना उस वर्ष के लिए निर्धारित की गई दर या दरों पर की जाएगी। धारा 210 की उपधारा 2 के अनुसार यदि एक व्यक्ति जो अग्रिम कर का भुगतान किस्तों में करता है अपने अनुमान के आधार पर अपने चालू वर्ष की आय पर वो अग्रिम कर के भुगतान की राशि में वृद्धि या कमी कर सकता है। पारित आदेश के अनुसरण में अग्रिम कर का भुगतान। यदि अग्रिम कर के भुगतान के लिए दायी व्यक्ति किसी भी अग्रिम कर का भुगतान नहीं करता है तो कर निर्धारण अधिकारी लिखित रूप में करदाता को निर्देशित करेगा कि वह ऐसा भुगतान कर दे। इस संबंध में निम्नलिखित प्रावधान लागू होंगे। धारा 210 के अनुसार ऐसे व्यक्ति की दशा में जिस पर किसी गत वर्ष में कुल आय पर कर निर्धारण हो चुका है परंतु उसके धारा 210 के अंतर्गत अग्रिम कर का भुगतान नहीं किया है तथा कर निर्धारण अधिकारी यदि वह समझता है कि वह अग्रिम कर का भुगतान करने का दायी है तो वह उस वित्तीय वर्ष में किसी भी समय परंतु फरवरी के अंतिम दिन के बाद नहीं आदेश दे सकता है कि धारा 209 के अनुसार गणना किए गए अग्रिम कर की राशि का भुगतान करे। कर निर्धारण अधिकारी उस व्यक्ति को मांग का नोटिस देगा जिसमें कर का भुगतान करने की किस्तों का भी उल्लेख होगा। धारा 210 क्लास 4 के अनुसार यदि धारा 210 क्लास 3 के अंतर्गत कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आदेश दिए जाने के उपरांत परंतु मार्च की पहली तारीख से पूर्व करदाता उस गत वर्ष के बाद के गत वर्ष का अपनी आय का विवरण दाखिल कर देता है अथवा उस गत वर्ष के बाद के गत वर्ष का कर निर्धारण हो जाता है जिस गत वर्ष के कुल आय के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी ने धारा 210 के अंतर्गत आदेश दिया था तो कर निर्धारण अधिकारी अपना संशोधन आदेश पारित कर सकता है जिसमें अग्रिम कर की शेष किस्तों की राशि से संशोधित कर दिया जाएगा। कर निर्धारण अधिकारी ऐसे करदाता की मांग का नोटिस जारी करेगा जिसमें उसे नियमों के अनुसार अग्रिम कर की गणना की गई राशि की किस्त या किस्तों का भुगतान करने की अपेक्षा की जाएगी। अग्रिम कर की गणना करदाता द्वारा दाखिल किए गए आय के विवरण में घोषित आय या किसी गत वर्ष में कर निर्धारण की गई कुल आय जो भी दोनों में से अधिक हो पर की जाएगी। धारा 210 क्लास 5 के अनुसार यदि वह व्यक्ति जिससे कर निर्धारण अधिकारी ने धारा 210 क्लास 3 अथवा धारा 210 क्लास 4 के अंतर्गत आदेश दिया है वह यह समझता है कि उसके अनुमान के अनुसार चालू आय पर देय अग्रिम की राशि आदेश में दी गई अग्रिम कर की राशि से कम होगी तो उसकी सूचना कर निर्धारण अधिकारी को भेज सकता है तथा उसके अपने अनुमान के अनुसार अग्रिम कर का भुगतान करेगा। धारा 210 के अनुसार यदि वह व्यक्ति जिसे कर निर्धारण अधिकारी ने धारा 210 क्लास 3 अथवा धारा 210 क्लास 4 के अंतर्गत आदेश दे दिया है यह समझता है कि उसके अनुमान अनुसार चालू आय पर देय अग्रिम कर की राशि आदेश में दी गई अग्रिम कर की राशि से अधिक होगी अथवा 210 क्लास 5 के अंतर्गत करदाता द्वारा सूचित किए गए अग्रिम कर की राशि से अधिक होगी तो वो अंतिम किस्त की देय तिथि अपने अनुमान के अनुसार जितनी अग्रिम कर की अधिक राशि हो का भुगतान कर देगा। अग्रिम कर की किस्तें एवं देय विधियाँ देय तिथियां। धारा 211 जो कंपनियां अग्रिम कर जमा करने के दायित्वाधीन है वह प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 4 किस्तें जमा करेंगे। प्रत्येक किस्त की तिथि और राशि निम्न होगी। किस्त की देय तिथि देय राशि जून या इसके पूर्व अग्रिम कर की रकम का कम से कम 15%, सितंबर या इसके पूर्व अग्रिम कर की रकम के 40% में से पिछली दी गई किस्त घटाने के बाद बची राशि, दिसंबर या इसके पूर्व अग्रिम कर की रकम के 75% राशि में से दी गई किस्तों की राशि घटाने के बाद बची राशि, भाव मार्च या इसके पूर्व संपूर्ण अग्रिम कर की रकम में दी गई किस्तों को घटाने के बाद बची राशि। कंपनी से भिन्न निर्धारित जो कि अग्रिम कर की अदायगी के लिए दायी हैं वह वित्तीय वर्ष में 3 किस्तों में अग्रिम कर की अदायगी करेंगे। देय तिथि और राशि निम्नवत होंगी। किस्त की देय तिथि 15 सितंबर या इसके पूर्व देय राशि अग्रिम कर की राशि का 30%, 15 सितंबर या इसके पूर्व अग्रिम कर की राशि का 60% में से भुगतान की गई पूर्ववर्ती किस्त की राशि घटाने के बाद बची राशि।
15 मार्च है इसके पूर्व अग्रिम कर की संपूर्ण राशि में से भुगतान की गई किस्तों को घटाने के बाद बची राशि। 31 मार्च है इसके पूर्व अग्रिम कर के रूप में भुगतान की गई राशि को भी इस अधिनियम के प्रयोजन हेतु वित्तीय वर्ष में भुगतान किया गया अग्रिम कर समझा जाएगा। पूंजी संपत्ति से आप क्या समझते हैं? कर मुक्त पूंजी लाभ के विषय में चर्चा कीजिए। पूंजी संपत्ति कैपिटल गेंस। आयकर अधिनियम की धारा 2(14) में पूंजी संपत्ति को स्पष्ट किया गया है। पूंजी संपत्ति का अर्थ किसी प्रकार की ऐसी संपत्ति से है जो निर्धारित द्वारा धारण की गई हो, उसका संबंध उसके कारोबार या व्यवसाय में हो अथवा नहीं। खनन अधिकार भी पूंजी संपत्ति में सम्मिलित है और इस कारण पट्टे के अंतर्गत खनन अधिकार का अंतरण भी पूंजी संपत्ति का अंतरण माना जाता है, किंतु इस शब्द के अंतर्गत निम्नलिखित को शामिल नहीं माना जाएगा। निर्धारित के व्यापार या पेशे के लिए धारित कोई व्यापारिक माल या उपभोग सामान या कच्चा माल, निजी वस्तुएं, चल संपत्ति, पहनने के वस्त्र और फर्नीचर सहित जिसे निर्धारित द्वारा उस पर आश्रित उसके परिवार के किसी सदस्य द्वारा अपने निजी प्रयोग के लिए धारित किया गया हो, परंतु इसमें जवाहरात, पुरातत्वीय संग्रह, रेखाचित्र, पेंटिंग, मूर्तियाँ, कलाकृतियाँ आदि शामिल नहीं है। भारत में स्थिति कृषि भूमि 6.5% गोल्ड 1970 या 7% गोल्ड बॉन्ड्स 1980 जिसे कि केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किया गया हो। केंद्रीय सरकार द्वारा जारी स्पेशल बेरर बॉन्ड 1991। इस प्रकार निम्न को छोड़कर पूंजी संपत्ति के अंतर्गत सभी प्रकार की संपत्तियां सम्मिलित हैं, चाहे वह चल संपत्ति हो अथवा अचल संपत्ति। कर मुक्त पूंजी लाभ। आयकर अधिनियम के निम्नलिखित पूंजी लाभों को पूर्णतः कर मुक्त रखा गया है और इसका कारण आयकर प्रभावित करने के उद्देश्य से उन्हें निर्धारित की कुल आय में शामिल नहीं किया जाता है। ऐसे संव्यवहार से प्राप्त पूंजी लाभ जिन्हें अवतरण नहीं माना जाता है। धारा 47 के अंतर्गत ऐसे संव्यवहारों का उल्लेख किया गया है जिन्हें अंतरण नहीं माना जाता। कंपनी के समापन पर संपत्ति के वितरण से प्राप्त होने वाला लाभ। धारा 46 कंपनी के समापन पर उसके अंशधारियों के मध्य होने वाले कंपनी की संपत्तियों का वितरण कंपनी के द्वारा किया गया अंतरण इस निमित्त नहीं माना जाता है और इस कारण ऐसे वितरण पर कंपनी को प्राप्त होने वाले लाभ को पूंजी लाभ नहीं माना जाता है। यदि कंपनी के परिसमापन पर कोई अंशधारी मुद्रा या अन्य संपत्ति कंपनी के प्राप्त करता है तो इस मुद्रा या विवरण की तिथि पर संपत्ति के बाजार मूल्य में से वह कम घटा दी जाएगी, जिसे धारा 2(22) के अंतर्गत लाभांश के रूप में निर्धारित किया गया है और इस प्रकार लाभांश के रूप में निर्धारित रकम घटाने के बाद जो बेचेगा उसे धारा 48 के प्रयोजन हेतु अर्थात पूंजीगत लाभ की गणना हेतु प्रतिफल का संपूर्ण मूल्य माना जाएगा और इसमें से धारा 48 में उल्लिखित राशियों को घटा दिया जाएगा और तत्पश्चात बची राशि पर पूंजी लाभ शीर्षक के अंतर्गत कर निर्धारित किया जाएगा। विजय कुमार बुधिया बनाम CIT 204 ITR के बाद में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि कंपनी के परिसमापन पर अंशधारी जो संपत्ति प्राप्त करता है उसमें वह राशि घटा दी जाएगी जिसे लाभांश मानकर कर लगाया गया है और बाकी बची राशि का धारा 46 क्लॉज 2 के अंतर्गत पूंजी लाभ मानकर तदनुसार कर भारित किया जाएगा। इस प्रकार पूंजी लाभ मानी गई राशि के संबंध में भी विधित कटौतियां अनुज्ञात की जाएंगी। निवास के लिए प्रयोग की जाने वाली संपत्ति के विक्रय से प्राप्त लाभ। धारा 54 कृषि उद्देश्यों के लिए प्रयोग की जाने वाली भूमि के अंतरण से प्राप्त होने वाला लाभ। धारा 54 ख औद्योगिक प्रतिष्ठान की भूमि पर और भवन के अनिवार्य अर्जन से उत्पन्न पूंजी लाभ। धारा 54 घ पूंजी संपत्ति के अंतरण से प्राप्त पूंजी लाभ कुछ दशाओं में कर योग्य नहीं माना जाएगा। धारा 54 अंगा पूंजी संपत्ति के अंतरण पर प्राप्त पूंजी लाभ को आवासीय भवन में विनियोग पर सुलभ छूट। धारा 54 चा यदि निर्धारित कोई व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार है और वो किसी दीर्घकालिक पूंजी संपत्ति का अंतरण करके पूंजी लाभ प्राप्त करता है और अंतरण की तिथि के 3 वर्ष के अंदर आवासीय भवन बनवाता है या अंतरण की तिथि के 1 वर्ष पहले या 2 वर्ष बाद दूसरा आवासीय भवन क्रय करता है तो ऐसी दशा में उक्त पूंजी लाभ कर मुक्त होगा, बशर्ते ऐसे अंतरण से प्राप्त संपूर्ण शुद्ध प्रतिफल उक्त प्रकार के भवन के निर्माण या क्रय में प्रयोग किया जाता है। परंतु यदि ऐसे प्रतिफल का कुछ भाग ही उक्त प्रकार के भवनों के निर्माण या क्रय में प्रयोग किया जाता है तो पूंजी लाभ का अनुपातिक भाग या कर मुक्त होगा। परंतु यदि मूल संपत्ति के अंतरण की तिथि पर ऐसे भवन का स्वामी या ऐसी तिथि के 1 वर्ष के अंदर ऐसा भवन क्रय कर लेता है या ऐसी तिथि के 3 वर्ष के अंदर ऐसा भवन बनवा लेता है जिसकी आय भवन संपत्ति के आय शीर्षक के अंतर्गत प्रभार्य है तो इस धारा के उपबंध लागू नहीं होंगे और ये दर सुलभ छूट नहीं होगी।
उन विभिन्न शास्तियों की विवेचना कीजिए जो आयकर प्राधिकारियों द्वारा आयकर अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के अधीन किए गए अपराधों के संबंध में आरोपित की जा सकती है। शक्तियाँ आयकर प्राधिकारियों द्वारा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 271 से 275 तक विभिन्न उपबंधों के अधीन किए गए उपबंधों के संबंध में विभिन्न शास्तियों को लगाया जा सकता है जो निम्नलिखित प्रकार के हैं। विवरण प्रस्तुत करने में और सूचनाओं का अनुपालन करने में विफलता के लिए तथा आय छिपाने के लिए शास्ति धारा 271 का निर्धारण अधिकारी आयुक्त या आयुक्त इस धारा के अधीन शास्ति आरोपित कर सकता है। इस धारा के अनुसार यदि कर निर्धारण अधिकारी या आयकर आयुक्त अथवा आयुक्त अधिनियम के अंतर्गत किसी कार्यवाही को उन्मुक्त में से इस बात की संतुष्टि है कि कोई व्यक्ति धारा 115 बंध की उपधारा के अधीन या धारा 115 बंध की उपधारा 2 के अधीन या धारा 142 की उपधारा 1 या धारा 143 की उपधारा 2 के अधीन सूचना का पालन करने में असफल रहा है या धारा 142 की उपधारा 2 के अधीन किए गए निवेश का पालन करने में असफल रहा है अथवा अपनी आय के विवरण को छिपाया है या ऐसी आय की गलत विशिष्टियाँ दी है अथवा अनुषंगी फायदों की विशिष्टियों को छिपाया है या ऐसी अनुषंगी फायदों की गलत विशिष्टियाँ दी हैं, तो वह निर्देश दे सकेगा कि ऐसा व्यक्ति शास्ति के रूप में निम्नलिखित संदाय करेगा। निश्चित खंड खा में उल्लिखित मामलों में उसके द्वारा संदेह कर के अतिरिक्त यदि कोई ऐसी प्रत्येक असफलता के लिए उस 10,000 रुपये की राशि खंड घ में उल्लिखित मामलों में उसके द्वारा संदेह करके अतिरिक्त यदि कोई हो ऐसी राशि उसकी आय या अनुषंगी फायदों को विशिष्टि छिपाने या ऐसी आय की या अनुषंगी फायदों के गलत विशिष्टि देने के कारण उपवचन के प्रयास की जाने वाली कर राशि से कम नहीं होगी किंतु उसकी तिगुनी से अधिक नहीं होगी। लेखा पुस्तिकाएं प्रलेख आदि रखने अनुरक्षित या पोषित करने में विफलता पर शास्ति धारा 271 का कर निर्धारण अधिकारी अथवा आयकर आयुक्त इस प्रकार की शास्ति आरोपित कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति ऐसी कोई लेखा पुस्तिका और अन्य प्रलेख जिसकी धारा 44 कक्ष में अपेक्षा की गई है अथवा जिनकी उस धारा के अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत अपेक्षा की गई है रखने अथवा पोषित करने में चूक करता है तो उस पर उस धारा के अंतर्गत शास्ति आरोपित की जा सकती है। इस मामले में 25,000 रुपये शास्ति के रूप में आरोपित किया जा सकता है। तो 273 खा से स्पष्ट हो जाता है कि सिद्ध करने का भार निर्धारित पर है। धारा 42 कक्ष के अनुसार पुस्तिका आदि न रखने का युक्तियुक्त कारण था और यदि यह ऐसा सिद्ध कर देता है तो इस धारा में शास्ति आरोपित नहीं की जाएगी। 2 का अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार के संबंध में सूचना और दस्तावेज रखने में चूक के लिए शास्ति ये नवीन धारा है जिसे वित्त अधिनियम 2001 द्वारा 1/4/2000 से जोड़ा गया है। इसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार करने के संबंध में सूचना और दस्तावेज रखने में चूक के लिए शास्ति आरोपित करने का उपबंध बनाया गया है। यदि कोई व्यक्ति धारा 92 घ द्वारा अपेक्षित सूचना और दस्तावेज रखने में चूक करता है तो इस व्यक्ति द्वारा किए गए प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार के मूल्य के 2% के समतुल्य शास्ति के रूप में आरोपित की जाएगी। शास्ति कर निर्धारण अधिकारी अथवा आयुक्त आरोपित कर सकता है। लेखा परीक्षण कराने में चूक यदि कोई व्यक्ति किसी कर का निर्धारण वर्ष के सुसंगत गत वर्ष में के संबंध में धारा 144 का खा अपेक्षित लेखे का संपरीक्षण करने और उसे संपरीक्षण की रिपोर्ट प्राप्त करने में या धारा 139 में दाखिल विवरणी द्वारा धारा 142 में तामील सूचना के अनुपालन में दाखिल विवरण के साथ ऐसे संपरीक्षण करने की रिपोर्ट संकलन करने में चूक करता है तो कर निर्धारण के अधिकारी धारा 271 खा के अंतर्गत शास्ति आरोपित कर सकता है। शास्ति की राशि गत वर्ष में ऐसे पैसे से सकल प्राप्ति के आधे प्रतिशत या व्यापार से सकल प्राप्ति या व्यापार के कुल विक्रय या आवर्त के अपील प्रतिशत या लाभ के रुपए दोनों में जो कम होगी। स्रोत पर कर की कटौती करने में चूक पर शास्ति धारा 192 से लेकर 206 खा के अंतर्गत अपेक्षित स्रोत पर कर की कटौती न करने पर अथवा धारा 115 अड़ा और 194 खा के द्वितीय परंतु द्वारा अपेक्षित पूर्ण कर या उसके किसी भाग की अदायगी नहीं करने पर चूक करने पर व्यक्ति पर उस कर की रकम के बराबर शास्ति आरोपित की जा सकती है जिसकी स्रोत पर कटौती करने में अथवा अदायगी करने में उसको चूक किया है। शास्ति संयुक्त आयुक्त द्वारा आरोपित की जाएगी। प्रश्नों के उत्तर देने विवरण पत्र हस्ताक्षरित करने और निरीक्षण अज्ञात करने की चूक करने पर शास्ति धारा 272 खा यदि कोई व्यक्ति अपने कर निर्धारण के संबंध में किसी तथ्य को ठीक बताने के लिए विधि के अंतर्गत बाध्य है
परंतु वह आयकर प्राधिकारी द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने से इनकार करता है या किसी ऐसे कथन पर हस्ताक्षर करने से इनकार करता है तो उसके द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत किसी कार्यवाही के अंतर्गत किया गया जिस पर हस्ताक्षर करने के लिए उसे विधि के अंतर्गत आयकर प्राधिकारी द्वारा बाध्य किया जा सकता है अथवा उसे धारा 131 क्लास 1 के अंतर्गत सम्मन दिया गया है कि उल्लिखित तिथि को उल्लिखित स्थान पर उपस्थित होकर साक्ष्य प्रस्तुत करे या अपने लेखे अन्य प्रपत्र प्रस्तुत करे, परंतु ऐसा नहीं करता है तो प्रत्येक चूक के लिए उस पर 10,000 रुपये की शास्ति आरोपित की जा सकती है। शास्ति को कम करने या माफ़ करने की शक्ति धारा 273 का आयुक्त आय का ब्यौरा छिपाने या असत्य ब्यौरा प्रस्तुत करने के लिए आरोपित शक्ति की रकम को कम कर सकता है या माफ़ कर सकता है यदि वह इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि निर्धारित ने कर निर्धारण द्वारा छिपाई गई आय का पता लगाने से पूर्व अथवा ऐसी आय के संबंध में प्रस्तुत किए गए ब्यौरे की अपूर्णता का कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पता लगाए जाने के पूर्व अपनी इच्छा और सद्भावना सहित अपनी आय का ठीक और पूरा ब्यौरा प्रकट कर दिया या निर्धारक ने ऐसे जांच में सहयोग प्रदान किया है जो कि उसके आय के कर निर्धारण से संबंधित है तथा इस अधिनियम के अंतर्गत दिए गए किसी आदेश पर कर ब्याज की अदायगी की अपेक्षा की गई है उसे या तो अदा कर दिया गया है या अदा करने के लिए संतोषजनक प्रबंध कर लिया गया है। एक वाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि आयुक्त की उस शास्ति के साथ न्याय करने का उसका कर्तव्य भी निहित है। यदि निर्धारित ने उसके सभी सांविधिक बंधों का पालन कर दिया है तो आयुक्त के यह सांविधिक आभार का यह कर्तव्य है कि वह अपनी इस शास्ति का प्रयोग निर्धारित के पक्ष में करे। शास्ति आरोपित करने की प्रक्रिया धारा 274 इस अध्याय धारा 171 273 के अंतर्गत शास्ति आरोपित करने के पूर्व निर्धारित की सुनवाई करना या उसे सुनवाई आयुक्त युक्त अवसर प्रदान किया करना आवश्यक है। यदि शास्ति 10,000 से अधिक है तो शास्ति का आदेश आयकर अधिकारी द्वारा और यदि शास्ति 20,000 रुपये से अधिक है तो आयकर आयुक्त अथवा उपायुक्त द्वारा बिना संयुक्त आयुक्त के पूर्वानुमति अनुमोदन के पारित नहीं किया जा सकता है। यदि निर्धारित को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया जाता है तो शास्ति आरोपित करने के निमित्त पारित आदेश अवैध होगा।